प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आलोक जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, आपको नमस्ते, जय जय सिया राम। आलोक जी, एक देश का प्रदेश है जिसके बारे में हमें बचपन से ऐसा पढ़ाया गया जैसे स्वर्ग है। खैर, गॉड्स ओन कंट्री तो उसको कहते ही हैं, पर वामपंथियों का एक ये बड़ा अच्छा तरीका है कि जिस जिस जगह को बर्बाद कर रहे थे तो उसे कहानी बाहर नहीं आने देते। यूएसएसआर खोखला हो रहा था, पर दुनिया को बताया गया था कि महा सुपर पावर अचानक एक दिन से ध्वस्त होकर भरभरा के गिर पड़ा। कम्युनिस्ट स्टेट था। चाइना भी भरभरा कर गिर पड़ता यदि माओ के बाद देन जियाओवांग ने उसकी पूरी पूरी धारा न बदल दी होती और अमेरिका से पैसे लाके उसको कम्युनिस्ट स्टेट होने के बावजूद पूर्ण रूप से कैपिटलाइजेशन के मोड में अगर न ले गया होता, क्योंकि एक देश को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है। फिर भारत में एक चमत्कार हुआ कि एक केरल नाम की जगह पर कम्युनिस्ट पहली बार चुनाव जीतकर सरकार बनाए और उसके बाद जो वामपंथियों ने केरल की तारीफें करनी शुरू की तो बचपन से कि लिटरेट स्टेट है, 100% यह हुआ। पर कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म सर सबको इस्लामिक ही बना डालते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे बंगाल देखिए, चाहे केरल देखिए, चाहे कोई और भी जगह, ईरान भी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। पर अब परतें खुल रही हैं। अब प्याज के छिलके की तरीके से एक परत खोली गई केरल स्टोरी फिल्म के माध्यम से और अब दूसरा परत खोला गया है केरल स्टोरी 2 के माध्यम से। ऐसा नहीं कि मलयालम फिल्म मेकर अच्छे नहीं है, बहुत शानदार फिल्म मेकर, बहुत शानदार फिल्में बनाते हैं, पर केरल के इस जिहादी प्रवृत्ति पर कभी इन लोगों ने फिल्में नहीं बनाई। बाहर से जाकर कुछ प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर ने फिर ये फिल्म बनाई। पहली बार फिल्म काफी हिट थी। दर्शकों, आलोक जी केरल स्टोरी 2 देख आए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका अनुभव क्या रहा। आलोक भाई, कैसा महसूस किया आपने केरल स्टोरी 2 देखकर? नम्ब, एजिटेटेड, वेरी वेरी एंग्री और सुन्न, संवेदनाओं को सुन्न कर देने वाली हालत हो गई थी। लेकिन इस फिल्म को जरा 2 तहों में देखेंगे। पहले इस फिल्म के जो ये लोग कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा फिल्म और ये फिल्म वो फिल्म, उस पर आ जाएंगे बाद में। पहले फिल्म निर्माण की दृष्टि से देख लेते हैं। स्क्रिप्ट होती है फिल्म में, सधी सधाई स्क्रिप्ट है। 3 लड़कियों नेहा, सुरेखा और दिव्या की कहानी है। 3 अलग अलग जगहों से है। एक केरल की कहानी है, एक जोधपुर की कहानी है और एक किसी और प्रदेश की कहानी है। 3 प्रदेशों की कहानी है। और जो इन वामपंथी लोगों की चिंता थी कि भाई इसको केरल स्टोरी 2 क्यों कहा जा रहा है, तुम इसको यूपी स्टोरी कहो या राजस्थान स्टोरी कहो वगैरह वगैरह। केरल स्टोरी 2 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये उसी ट्रेंड को दिखाती है। तो पहले इस फिल्म के निर्माण और सांस्कृतिक और जो भी कलात्मक पक्ष पर बात कर लें। फिल्म में गाने हैं, अच्छे खासे गाने हैं। स्क्रिप्ट सधी सधाई है। इंटरवल तक फिल्म थोड़ी सी धीमी लगेगी आपको, कभी कभार कुछ सीन्स लगेंगे कि स्ट्रेच हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छी नींव वो तैयार हो रही होती है। और अगर आप इसके बावजूद पहले हाफ में भी फिल्म कोई धीमी नहीं है। अचानक से आपको लगेगा कि अरे इंटरमिशन हो गया, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं स्ट्रेच्ड है। सेकेंड हाफ में तो फिर आप अपनी कुर्सी से चिपक जाते हैं। और कल जिस दिन भी मैंने फिल्म देखी वो विशेष प्रीमियर था, लेकिन सिनेमा हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं वहां बुजुर्गों की श्रेणी में था। बच्चे बहुतेरे थे, जिसे हम नई पीढ़ी के कहते हैं, आज की भाषा में जेन जेड जिसको कहते हैं। और पूरे फिल्म में चूंकि प्रीमियर था तो बाकायदा कहा गया था कि आप कोई सीन ना करें, ये ना करें, फोटो ना लें, और सब ने इसका पालन किया। इसलिए नहीं कि हम लोग बहुत सुधरे हुए थे, नहीं, इसलिए कि फिल्म ग्रिपिंग है। फिल्म ने बांध के रखा। फिल्म की
कहानी जो है, जो स्क्रिप्ट है, बहुत दमदार है, निर्देशन कमाल का है और संगीत परले दर्जे का है। मनोज मुंतशिर ने प्रायश्चित कर लिया है इस फिल्म में, जो उन्होंने वो कौन सी एक विभीषिका में अपना योगदान दिया था, आदि पुरुष में। तो उसके बाद लगता है साहब की जो लानत मलामत हुई है, हालांकि अभी भी मनोज मुंतशिर लिख रहे हैं। नहीं, सेकुलरिज्म नहीं मरता इन लोग का, लेकिन हाँ, आता है जाता है। थोड़ा बहुत दिखा है उनके गीतों में, और संगीत बहुत अच्छे दर्जे का है। ये कलात्मकता की और निर्माण की दृष्टि से बात होगी। अब फिल्म पर मजे की बात देखिए कि ये वामपंथी नैरेटिव के हिसाब से ही प्रहार कर रहे हैं, राइट। ये बताते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा, धुरंधर प्रोपेगेंडा, 370 प्रोपेगेंडा, केरला स्टोरी 1 प्रोपेगेंडा, केरला स्टोरी 2 भी प्रोपेगेंडा। लेकिन जब आप कहेंगे कि भैया ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2025 में तुम्हारा छांगुर मौलाना पकड़ा गया है, और उस मौलाना के यहां से, उस वहशी दरिंदे के यहां से जो कुछ हुआ उसका क्या? उसी उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया है पिछले ही साल, अधिक दिन की बात नहीं है, मैं केवल 1 साल का डेटा दे रहा हूं। उसके बारे में क्या? उसी उत्तर प्रदेश में 12 लड़कियों और लड़कों ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार फांसीवादी है, हो सकता है मौलाना छांगुर को यूपी सरकार ने ही बदनाम करने के लिए प्लांट कर दिया हो, क्या पता भाई, योगी जीवा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन 12 जोड़ों ने जब कोर्ट की शरण ली है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको कहा कि भाई सुरक्षा दीजिए। इंटरफेथ मैरिज का मतलब ये नहीं है अगर कन्वर्जन नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो धर्मांतरण विरोधी और लव जिहाद विरोधी दोनों कानून आ चुके हैं। तो कोर्ट ने यह कहा कि अगर दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, दोनों ने बता दिया है, और दर्शकों माफ कीजिएगा, दोनों अपने धर्म नहीं, एक धर्म और एक मजहब या रिलीजन जो भी है, तो उनको आपको सुरक्षा देनी होगी। आपको पता है इन 12 लड़के लड़कियों में कौन क्या संख्या है? 7 मोहम्मदन लड़कियां हैं। उन्होंने कहा है कि समाज से ज्यादा खतरा है, और ये बात आपको माननी होगी। क्या आपने मदरसों में नहीं देखा है अप्राकृतिक यौनाचार? क्या आपने जबरन बीफ खिलाकर या धोखे से बीफ खिलाकर किसी का धर्मांतरण करने की कोशिश नहीं देखी है? अगर नहीं की है, देखी है, तो आपसे मासूम और आपसे घटिया आदमी मैंने नहीं देखा है। अरे वो सब सुन्नत है सर, वहां सब जायज है, उस पर शबाब मिलता है, सारी चीजें, यहाँ से पैसा मिलता है। और रही बात आपने कहा पिछले साल की कहानियां बता रहे हैं सर, ये तो 7 अक्टूबर को हमास का कुकृत्य करके इजराइल में, उस घटना को इग्नोर करके इजराइल गाजा पे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? ऑल आइज ऑन राफा, गाजा, दिस दैट। और 7 अक्टूबर को उसको भुला दिया, इमीडिएटली एडिट कर दिया अपने पूरे नैरेटिव से। क्योंकि इजराइल गलत है ना। इजराइल ने माइक्रो ओवन में नहीं भूना किसी बच्चे को। इजराइल ने किसी बच्ची को निर्वस्त्र कर, दुष्कर्म कर, उसको जीप में लेके और अल्लाहू अकबर के नारे नहीं लगवाए। और ये सब इन लोगों का किया धरा है। आते हैं केरल स्टोरी पर। यह फिल्म हो सकता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा पहले कर रहे हैं, कल इसको रिलीज होना है, मतलब कल यानी जब आप दर्शकों के पास पहुंचेगी उससे 1 दिन पहले हम लोग ये कर रहे हैं। मुझे अभी भी डर है कि कोई कोर्ट इस पर रोक न लगा दे, क्योंकि पहली बार किसी फिल्म ने इतना साहस दिखाया है कि वह मोहम्मदवाद की परतें खोल रहा है। जो आपने कहा सुन्नत है, उसने दिखाया है कि हाँ सुन्नत है। उसने दिखाया है कि किस तरह हिंदू लड़कियों के दाम लगाए जाते हैं, और ये तो पोस्टर्स आए हुए हैं, फलानी लड़की का इतना लाख, चिलानी का, ये उसमें दिखाया गया है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा है।
क्योंकि पहली बार किसी फिल्मकार ने हिम्मत की है कि गजवाए हिंद 2047 को सामने लाके रख दिया है। उसका जो एक खल पात्र है, शायर है, लिबरल है, आर्टिस्ट है, और उसमें जो हमारी हिंदू बेटी फंसती हैं, वो उनके पिताजी कम्युनिस्ट हैं, धर्म वर्म तो ठीक है, चलता है, सेकुलर है, और आखिर में वो उनकी जो दुर्गति होती है। पिताजी लेकिन का नाम सुब्रमण्यम स्वामी तो नहीं था सर? नहीं, पिताजी का नाम ये नहीं है, लेकिन मैं उन बेटियों का भी नहीं, मुझे लगा उनकी बेटी भी ब्याही हैं भाईजान के साथ। तो नदीम हैदर से, और उन्होंने कल परसों ही ट्रंप के इस पर वीडियो पर बड़ा 2-4 जगह बरखा राडिया दत्त के साथ, और फिर कमर जमा वो जो पाकिस्तानी है उसके साथ वीडियो बनाए हैं। पिनरई विजयन नाम हो उसके बाप का, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट है और उसकी बेटी भी मोहम्मदन से ब्याही है। पिनरई विजयन हो सकता है चरित्र का नाम। ये केरल स्टोरी में ये दिखाया गया है, और अंत में बाप और बेटी, और जब वो मरती है तो अंतिम इच्छा कि मुझे पता चल गया है कि मैं हिंदू हूं और मेरा अंतिम संस्कार ताकर्म हिंदू। इस फिल्म ने कोई अपोलोजेटिक होके कुछ नहीं किया है, कोई पॉलिटिकल चालाकी नहीं बरती है, जहां का आईना दिखाया है। बिल्कुल एकदम जो है वो है। मोहम्मदन धर्म परिवर्तन पर आमादा है, मोहम्मदन गजवाए हिंद पर आमादा है। मोहम्मदन की पूरी थियरी क्या है, मोहम्मदन का पूरा वाद क्या है, मोहम्मदवाद क्या सिखाता है, किस तरह मौलाना मौलवी ऑपरेट करते हैं, किस तरह हिंदू लड़कियों को, एक को उसमें वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, एक दलित बच्ची को दिखाया जाए जो एथलीट है, हो सकता है तारा शाहदेव से प्रेरित हो ये कहानी। और जब तक ये लोग फंसाने आते हैं तब तक सबसे बढ़िया प्रोफेसर, कलाकार, लिबरल और हमारी बच्चियां फंसती हैं। जैसे आज भी मैं देख रहा था, कम से कम 10 से 12 हिंदू लड़कियां वो हिजाब विजाब लगाए, जिसका नेतृत्व स्वरा भास्कर जी कर रही हैं, करीना कपूर जी कर रही हैं, ऐसी 12 लड़कियां, और सब की सब दुर्भाग्य से हिंदू, और उसमें भी ब्राह्मण कुलोत्पन्न है। सर फिल्म इंडस्ट्री के मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, ठीक है? सबकी 2-2 बीवियां हैं, जो चर्चित हैं उनको तो पहले ले लेके खत्म कर दे। आमिर खान 2 बीवियां और तीसरी जो भी है व्हाटएवर। सलमान खान एवरीबॉडी नोस, बहुत सारे नाम हैं उनके पीछे। शाहरुख खान ऑफ कोर्स, गौरी खान, ठीक है, कभी नाम जोड़ा गया प्रियंका चोपड़ा के साथ, हिंदू। देखते जाइएगा। सैफ अली खान 2 बीवियां, अमृता सिंह, करीना कपूर। फरहान अख्तर 2 बीवियां, अधुना अख्तर, और अभी कोई शिवानी डांडेकर, ठीक है। महमूद दूसरी बीवी, एक बीवी हिंदू। सलीम खान सलमान के पापा, पहली बीवी हिंदू, कन्वर्टेड टू मुस्लिम। सेकंड हेलेन आप समझ सकते हैं। और इस्माइल दरबार अभी उसका एक इंटरव्यू बड़ा छाया हुआ है कि मेरा बेटा तिलक लगाता है, ये करता है। प्रीति से आयशा बनाने की क्या जरूरत पड़ी? और इस फिल्म ने ये दिखाया है, इस फिल्म ने बड़ी एकदम साफ गोई से कि इनका मोहम्मदन का मैरिज नल एंड वॉइड है जब तक कन्वर्जन ना हो जाए। सर उल्टा भी होता है यहाँ पे, यहाँ उल्टा भी होता है। पंकज कपूर जी विशुद्ध सनातनी आदमी अपने जीवन में, ठीक है, दारू नहीं, सिगरेट नहीं, कुछ नहीं, बकायदा पंजाबी हिंदू कायदे से। पहली पत्नी नीलिमा अजीम, बेटे का नाम शाहिद, ठीक है। इरफान जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी भी हिंदू, ठीक है। सुतापा सिकदर, सुतापा सिकदर। हाँ, अच्छा देखिए, ये लोग एक बड़ा बढ़िया झीना आवरण चढ़ाते हैं कि नाम वही रहने देते हैं, और अंदर में तो ये मानेंगे नहीं। मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, फलाना दिखाओ, भाई वो तो सेलिब्रिटीज हैं, कौन मांगने जाए। लेकिन इस फिल्म ने 2 बड़ी अच्छी चीजें की। एक तो ये दिखा दिया है कि आपकी शादी तब तक मोहम्मदन से हो ही नहीं सकती, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, जब तक आप कन्वर्ट ना करें।
बात नंबर 1। दूसरे, इस फिल्म का एक पात्र है, वो खल पात्र जो केरल का है, वो कहता है कि हिंदू लड़कियों के साथ हम केवल एक लड़की को लेकर नहीं आते हैं, हम एक पूरी पीढ़ी को लेकर आते हैं। यस। और क्या मजेदार बात है, करीना कपूर खान और जेह और तैमूर, मुगल खानदान का जो सबसे अय्याश, लंपट, विकृत मानसिकता वाला, वो करीना कपूर उस के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखती है जब ये लोग पेशावर से लूट-पिट कर आए थे। नहीं, और पहली वाली बीवी यहाँ अमृता, वो किसी राजा की मतलब वो राजघराने से आती थी, वो उनकी पुत्री थी, वहां से आती थी। उनके भी बच्चे, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, और आप सैफ अली खान की रेंज देखिए, 10 साल बड़ी और 10 साल छोटी। और एक बात और बताऊं सर, 13 साल छोटी भाई। उसने बताया भी था कि गोदी में खिलाया करीना को। जाके उसने कहा अंकल थैंक यू, मुबारकबाद हो अंकल। और इस फिल्म ने यह भी दिखाया है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकल करेक्टनेस की परवाह इस फिल्म ने नहीं की है। इसने सीधे कहा है, एक छोटी सी बात कहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बस एक बहुत जरूरी और आवश्यक बात है। दर्शकों, जैसे आप जानते होंगे कि अरबी में औरत शब्द का अर्थ जो होता है वह कुछ और होता है, वो महिला स्त्री नहीं होता है, बड़ा घटिया शब्द है, ठीक है। वो हम यहाँ बड़ी गाली गलौज में इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं का गुप्तांग जो होता है वह है औरत। अब मैं बताऊं सर, निकाह शब्द का क्या मतलब होता है? निकाह शब्द का मतलब पेनिट्रेशन होता है जी। और शादी या विवाह, उसके लिए जो अरबी शब्द है वह है जवाज। जवाज होता है कि आप पत्नी रख रहे हैं जीवन भर के लिए किसी को। निकाह सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आए, हमने किया, हम चले गए, दैट्स इट। तो निकाह शादी ब्याह नहीं है, बंधन नहीं है जी, बस और इसी निकाह के लिए कन्वर्ट भी करते हैं सब। और हैदराबाद में अभी भी शेख लोग आते हैं और मुता निकाह 2 घंटे का निकाह और चले जाते हैं 2 घंटे के लिए। वो तो ये था सर कि अरे कहने को इस्लाम में वो क्या बोलते हैं, वेश्यावृत्ति नहीं है, वो जायज नहीं, उसको औरतों को मारा जा सकता है। मेन है कि दलाली का लेकिन मुता निकाह जायज है। तो मुता निकाह कौन कराता है? मौलाना। दलाली को, भड़वागिरी को चेंज कर दिया गया है इस प्रारूप में कि जो भड़वा करता था वो पैसा इधर देके जाए, 2 घंटे का निकाह करे, जाए तलाक देके। ये है सिस्टम सर। वो वेश्यावृत्ति की सारी बिजनेस को कंट्रोल कर लिया गया इस प्रोसेस से। खैर आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। आप जो कह रहे हैं, इस फिल्म की एक जो नायिका है उसको फांस के लाता है फैजान, राजू बनके और तिलक लगा के और तमाम, और फिर उसको फांसता है। फिर मौलवी 40 डेज तक उसके साथ घटिया काम करता है, मौलाना, और 6 लाख रुपए उसकी कीमत लगती है। ये सब उस फिल्म में सीन दर सीन दिखाया गया है। और फैजान की मां बाकायदा घर में वेश्यावृत्ति करवाती है उससे, और जबरन। और उसमें उसके भाई भी शामिल हैं, तमाम लोग शामिल हैं। और क्योंकि रिश्तों की कितनी पवित्रता है वो तो खैर मोहम्मदाबाद में हम देख ही चुके हैं, जान ही रहे हैं। केवल एक चीज जो इस फिल्म को अलग करती है कि ये सारे सवाल जो पूछे जाते हैं इस फिल्म के पात्र ने पूछा है कि आखिर हिंदू को ही क्यों कन्वर्ट होना पड़ता है, आखिर सारा लिबरलिज्म कहाँ चला जाता है जब 4 बीवियां रखनी हो, 2 बीवियां रखनी हो। और जानते हैं उसमें वेश्यावृत्ति कराते हुए से छोटा भाई या बड़ा भाई कहता है फैजान का कि चेहरे पर मत मारना, लोग शिकायत करते हैं। कैसा सुंदर परिवार है, कैसी अच्छी फैमिली है। और शायद इसीलिए रंज बहुत है हुक्काम को, और इसीलिए रंज बहुत है प्रकाश राज को। इसीलिए वो दिखा रहा है कि बीफ खाते हुए और केरल के लोग पागल हो गए हैं
जो बीफ खाते हुए कह रहे हैं कि ये केरल की संस्कृति है, क्योंकि इस फिल्म ने कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस की परवाह नहीं की है। इस फिल्म ने कुछ भी रोका नहीं है, और मुझे इसीलिए डर है कि इस फिल्म को आखिर सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया और ये फिल्म अब रिलीज कैसे होने जा रही है, अभी तक इस पर रोक क्यों नहीं लगी? क्योंकि इस देश की सेकुलरिज्म के चीथड़े उड़ा कर रख दिए हैं। और अंतिम बात, 30 से ऊपर के लोग इसको देखें ना देखें, पुरुष महिला देखें ना देखें, लेकिन अपनी बच्चियों को जरूर ये फिल्म दिखाइए। हर एक सनातनी को ये फिल्म जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि जितने सवाल हम लोग उठाते हैं, जितने सवाल करते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग कम्युनल, सांप्रदायिक, फांसीवादी, नफरत फैलाने वाले, मैं तो कहूंगा कि एक क्रिश्चियन स्टोरी भी बननी चाहिए, जिसमें ये किस तरह मुलम्मा दे दे के कन्वर्जन कर रहे हैं वो भी दिखानी चाहिए। लेकिन ये फिल्म हर एक हिंदू लड़की के लिए अनिवार्य है। हिंदू लड़की माताओं को जरूर देखनी चाहिए। बस इतना ही। तो इसके साथ वामपंथी तो खैर वो तो वामपंथियों का ही यह कार्य है कि हिंदू समाज को भुलावे में, छलावे में, गंगा जमनी तहजीब, शेरो शायरी, नौटंकी और बॉलीवुड के लिबरल कपल और ये वो दिखा के ले आके इस्लाम नाम के अंधे कुएं में ढकेल दो और उसका पैसा भी ले लो। ये जो लड़कों पे आता है ना कि लड़कों को रेट्स दिए जाते हैं कि जाके लड़की फांसने के लिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख, या उनमें इन्वेस्ट भी किया जाता है। वो इन्वेस्टमेंट है ताकि लड़की बेची जा सके और उसका पैसा निकाला जा सके। जी, बाइक्स दी जाती हैं, हाँ बाइक के खर्चे दिए जाते हैं, अरे जिम का पैसा दिया जाता है, जिम खोलने का पैसा दिया जाता है, सब दिया जाता है, सब होता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और सबको सावधान और सतर्क करने के लिए केरल स्टोरी 2 जरूर देखें। ऐसी व्यालोक भाई हम सबकी इच्छा आकांक्षा। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, इसको फिल्म का रिव्यू मानकर इसको आगे तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोग सचेत हों, 10 लोग देखें, हो सकता है 2-4 बच्चियों की जिंदगी यह फिल्म देख के बन जाए। ऐसा माहौल है, पहली बार ये फिल्में बन रही हैं, इनको देखना, सपोर्ट करना हम लोग का धर्म है। और इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। तो और आपकी क्या राय है कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। फिल्म जरूर देखें, फिल्म देखकर भी बताएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। व्यालोक वाणी और प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।